तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट थियोसॉफिकल मूवमेंट। तो थियोसॉफिकल जो मूवमेंट है ये एक वेस्टर्न लेड मूवमेंट था, मतलब एक वेस्टर्न ग्रुप था, उनके द्वारा चलाया गया था, जिसमें मेनली नाम आता है मैडम एच पी ब्लातवस्की। जो मैडम एच पी ब्लातवस्की होते हैं, इनका नाम आता है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, और साथ ही कर्नल एम एस ऑलकोट जो होते हैं, इनके द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, थियोसॉफिकल मूवमेंट एच पी ब्लातवस्की और साथ ही एम एस ऑलकोट के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसे मूवमेंट को। और इन्होंने जो इंडियन थॉट है और कल्चर है इसको प्रमोट किया है। फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट इन 1875। इनके द्वारा न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। 1882 में इन्होंने जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, उसको अडियार जो है मद्रास में, वहाँ पर शिफ्ट किया है इन इंडिया। और द सोसाइटी बिलीव दैट अ स्पेशल रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन अ पर्सन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन। इनका मानना था कि एक इंसान की जो आत्मा होती है और जो गॉड है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है, स्पेशल रिलेशनशिप, उसको हम लोग स्थापित कर सकते हैं अपनी प्रेयर से, रिवेलेशन से और कंटेम्पलेशन से। इन सब जरियों से आप जो है इंसान और गॉड के बीच में एक तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। इट एक्सेप्टेड द हिंदू बिलीव्स इन रिनकारनेशन एंड द कर्मा, कि इन्होंने इस बिलीफ को स्वीकार किया कि रिनकारनेशन और कर्मा के जो बिलीफ होते थे कि भगवान के अवतार के और जो कर्मा है उसका फल मिलता है, इस तरह के जो बिलीफ्स होते थे इंडियंस के और हिंदूज़ के स्पेशली, उन पर इन्होंने बिलीव किया। एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, और इन्होंने जो फिलोसफी है उपनिषद्स की और समख्या की, योगा की, वेदांता की, इन सब के जो स्कूल ऑफ थॉट था, इनको उन्होंने मतलब इंस्पिरेशन की तरह यूज़ किया। इट एम टू वर्क फॉर द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ द रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। और इन्होंने जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया है, ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया है बिना किसी डिस्टिंक्शन के, ऑन द given grounds. The society also sought to investigate the unexplained laws of the nature and the powers latent in man. The theosophical movement came to be allied with the Hindu Renaissance, और थियोसफिकल जो मूवमेंट था इसको हिंदू रेनेसांस से भी जोड़ा गया। इट अपोज, ये भी चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, एडवोकेट करते थे, साथ देते एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए और आउटकास्ट को अपलिफ्ट किया जाए, विंडोज़ की कंडीशन, जो विडोज़ की कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। और जो ये मूवमेंट था ये इंडिया में समवट पॉपुलर हो गया विद द इलेक्शन ऑफ एनी बेसेंट। जैसे ही एनी बेसेंट जो हैं इनकी प्रेसिडेंट बनती हैं ऑलकोट की डेथ के बाद 1907 में, तो ये मूवमेंट जो है इंडिया में पॉपुलर हो गया। एनी बेसेंट हैड कम टू इंडिया इन 1893। एनी बेसेंट जो है इंडिया कब आई थी? 1893 में। 1893 में एनी बेसेंट इंडिया आई थी, और शी लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898। 1893 में जब ये इंडिया आ गई एनी बेसेंट, उसके बाद उन्होंने 1898 में क्या किया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस की स्थापना की है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया है इन्होंने बनारस में, कब? 1898 में। वेयर बोथ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर टॉट। यहाँ पर एक एमलगेमेशन था एक तरह से, हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट जो है साथ साथ पढ़ाए जाते थे। द कॉलेज बिकम द न्यूक्लियस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। और यही जो कॉलेज है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यही बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया 1916 में। ये एक तरह से न्यूक्लियस की तरह इन्होंने एक्ट किया है इस कॉलेज ने, सेंट्रल हिंदू कॉलेज ने, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना 1916 में। एनी बेसेंट ऑल्सो डिड मच फॉर द कोज ऑफ द एजुकेशन ऑफ वुमेन। एनी बेसेंट ने वुमेन के एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया है। द थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रोवाइडेड अ कॉमन denominator for the various sects and fulfilled the urge of educated Hindus. However, to an average Indian, the theosophist philosophy seemed to be vague and lacking a positive program. To that extent, its impact was limited to a small segment of the westernized class. तो जो थियोसफिकल सोसाइटी थी, इनकी जो फिलोसफी थी वो मतलब वेस्टर्नाइज क्लास तक तो रही ही, वहाँ तक लिमिट रही, क्योंकि इनमें जिनकी फिलोसफी थी वो थोड़ी वेग थी और लैक करती थी पॉजिटिव प्रोग्राम को, ठीक है। और इस के कारण जो एवरेज इंडियन है वो इस फिलोसफी को
मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है और ये वेस्टर्नाइज क्लास तक ही सीमित रह गई ये फिलोसफी। एज रिलीजियस रिवाइवलिस्ट द थियोसफिस्ट डिड नॉट अटेन मच सक्सेस, क्योंकि ये जो रिलीजन को रिवाइव करना चाह रहे थे तो थियोसफिस्ट को इस रूप में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। बट एज अ मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नर्स ग्लोरीफाइंग इंडियन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन, पर जैसे ये फॉरनर्स थे और ये ग्लोरीफाई कर रहे थे, वेस्टर्नर्स थे और ये ग्लोरीफाई कर रहे थे इंडियन रिलीजन को और बड़ा ही कर रहे थे, मतलब इंडियन रिलीजन की, फिलोसफी की, ट्रेडिशन की। तो इससे क्या है, इंडियंस में एक सेल्फ रिस्पेक्ट आई जो कि कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो जो थियोफिस्ट हैं इन्होंने क्या किया है, एक फाल्स सेंस में भी इफ़ेक्ट किया है, मतलब गलत तरीके से भी इफ़ेक्ट किया है इंडियंस पर। वो कैसे? क्योंकि इन सब जैसे वो पुरानी चीज़ों का, पुरानी रिलीजियस जो प्रथाएं थी उनको, या फिर जो पुराने हमारे उपनिषद वगैरह थे, वेदास थे, उनको प्रमोट कर रहे थे। तो इस कारण जो इंडियंस में एक तरह से प्राइड भी आ गया कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी फिलोसफी को, ट्रेडिशंस को क्या बोलते, उनको मतलब इतना महत्व दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भी खुद को उन चीज़ों को ही प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया जो कि कुछ चीज़ें उनमें से आउटडेटेड हो चुकी थी, बल्कि और बैकवर्ड लुकिंग थी। ट्रेडिशन और फिलोसफी ऐसी थी जो बैकवर्ड लुकिंग थी और आउटडेटेड थी। लेकिन क्योंकि फॉरेनर्स इसको, थियोफिस्ट को क्या कर रहे थे, इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो इस तरह से इंडियंस में एक फाल्स सेंस ऑफ प्राइड भी आ गया इस कारण। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट।